हेलो आपका टीचर नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण भारती। आइए, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, वो बदला लाने की सोच रखते हैं। आइए देखिए, गुलाम वंश किसे कहते हैं। प्रारंभिक तुर्क वंश जब हुआ, ये तुर्कस्तानी को होते हैं, अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से। तो तुर्क वो उसी कहा गया है, तुर्कस्तानी से लेके गया है। गुलाम वंश का होते थे जो मौर्य वंश में पाए जाते थे। गुलाम वंश में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, उच्च अधिकारी होते थे। कुछ अधिकारी में से क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या होता उसको, ये भी गुलाम वंश में ही था। जब यह उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यह क्या था, वह पूरे राज्य में शोक करा देता है, ठीक है। और पूरे क्या होता है, राजगद्दी बैठ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईसा से 1210 ईसा तक क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका शासन काल देखिए, इन्होंने लाख बख्श भी जाना जाता था, लाख बख्श। लाख बख्श मैंने लाखों की दान पुण्य करना। जैसे मासूम सलाम में लाख बख्श होते थे, पैसों की दान करना, सोने चांदी दान करना। तो लाख बख्श ये क्या करता, दान करता था गरीबों में। और ये कुतुब मीनार के वो भी, दिल्ली के कुतुब मीनार को, मीनार मस्जिद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ी। देखिए, लाख बख्श काया क्योंकि लाखों के गरीबों में दान करता था। दिल्ली में कुतुब मीनार का प्रारंभ यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुब्बत उल मस्जिद भी बनाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ी जो था, ये इन्हीं प्रारंभ किया। लेकिन ये अपने शासनकाल में क्या कहता है, पूरा नहीं हो पाता है। प्रारंभ हो जाता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाख बख्श भी जाना था। लेकिन इसके बाद जो इसकी बेटी जो होती है इल्तुतमिश से क्या थी, इसकी शादी हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौबाक खेलते समय घोड़े की खेल खेलने से हो जाती है। वो घोड़े की खेल खेलते थे, पहले लोग राजा महाराजा के तरह खेल खेलते थे। तो चौबाक क्या कहते हैं, खेलते खेलते उसका इसकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े की चौगान समय, और यह इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो जाती है। लेकिन इसका शरीर दफनाया जाता है लाहौर में। क्योंकि यह लाहौर में ये अपना राजधानी मानता था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको लाहौर में ही दफना देते हैं सब। देखिए, इसके बाद आता है इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईसा तक के अपना शासन काल चलाता है। इल्तुतमिश जब आता है, इल्तुतमिश ने इसे अपने दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठा, उसने उत्तर के तुर्कों को राज्य में वास्तविक स्थापन दिया, ठीक है। इल्तुतमिश ने बहुत से काम किया, ठीक है। यह संगठन किया, छोटे छोटे गांवों को विभाजित करके, ठीक है, सरदारों को दिया और अख्तियार को बनाया, जैसे संगठन बनाया शासन प्रशासन चलाने के लिए। छोटे छोटे वर्गों में बांटा और सही तरह से क्या किया, यह अपना शासन चला। 40 गुलाम सरदारों भी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। 40 गुलामों को इकट्ठा करके सरदार बनाता था, ठीक है। और उनको विभाजित करता था। वो अपने अपने जगह, जिससे यहाँ इस समय पुलिस के काम करती थी, उस समय वो सरदारों का काम होता था। वो अपने अपने राज्य में क्या कहते हैं, शासन व्यवस्था करते थे, कर वसूलते थे। कर वसूल के बाद जो भी बचता था इल्तुतमिश के राजा के पास भेजते थे। और इल्तुतमिश अपने शासन व्यवस्था में ही बहुत से क्या हुआ, यह इक़्तिदार चलाया। इक़्तिदार, ठीक है। ये क्या चलाता है अपने शासनकाल में। ये वर्गों क्या था, विभाजित कर देता है। जो क्या था, कर वसूल के अपने जो अधिकारी करते हैं उनमें भी क्या रहता है,
जो बचता है, बचने के बाद क्या रहता है, वापस करते थे सब। तो एकता सरदार द्वारा होता था। और इल्तुतमिश से ही ने बहुत बहुत से काम किया। देखिए इल्तुतमिश ने जी जित्तल और पीतल नामक तांबे भी चलाया, जस्ता भी चलाया, ठीक है। और टांगा के तांबे का जीतल भी चलवाया, जिससे वो क्या था, वह अपने राज्य में ही वो चलाता था। टाका जित्तल नामक टाका भी चलाता था इल्तुतमिश, ठीक है। वह मुद्रा बनाकर, ठीक, उसमें जैसे अधिक पीतल भी लगते थे, जिससे बाहरी लोगों का क्या था, यह खजाना खाली हो जाता था। लेकिन इसको बाद में चेंजिंग कर दिया, ये अपने होश हवास में ही क्या किया, ये अपने चांदी का भी क्या किया, यह टाका चलाया, जिससे इसे बहुत लागत लगती थी, जिससे उसका खजाना भी खाली हो जाता था। लेकिन जीवन में धीरे धीरे सुधार करवाते करते बहुत कुछ चेंजिंग हो गया, ठीक। लेकिन अपने इल्तुतमिश के समय में ही कुतुब मीनार और 2.5 की झोपड़ी झोपड़ी ठीक है, यह बनकर तैयार होती है इल्तुतमिश के समय में। क्या था, कुतुब मीनार और उल मस्जिद और 2.5 की झोपड़ी जो होती है, इल्तुतमिश के समय में क्या था, पूर्ण हो जाती है। अब आता है, देखिए अपने होशों में यही रजिया को अपनी बेटी, इसकी बेटी रहती है इल्तुतमिश, क्या थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान होती है। वह बनती है 2236 से 2240 तक शासन प्रशासन चलाती है। ये गुलाम वंश के हैं सब। रजिया, देखिए रजिया एक तरह इसकी बेटी रहती है, क्योंकि इसके 2 बेटे रहते हैं और एक भतीजा रहता है, जिससे का ये शासन चलाने में अयोग्य होते हैं, ये शासन नहीं चला पाते हैं सही से, इसीलिए अपनी बेटी को देता है। रजिया 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 जब वह अपने शासन प्रशासन में बैठी, महल को संभालने उठी थी, तो यह पर्दे से बाहर आ गई और सभी सरदारों को सही ढंग से काम चलाना, या किसी सामने झुकी नहीं। जो भी सैनिक होते थे उनको सही टाइम पर वेतन देना, उनकी निगरानी करना रजिया करने लगी। लेकिन उस समय सरदारों की उतनी होड़ चल रही थी, सरदार जो चाहते थे वही करते थे, सरदारों में यूनिटी थी, तो वह क्या एक लेडी के सामने वो झुकना नहीं चाहते थे। तब रजिया, जिस समय ये रजिया पहला नाम था, बाद में इनका रजिया सुल्तान नाम पड़ा। यह मध्यकालीन की पहली ऐसी महिला है कि जो रानी बनी, मध्यकालीन की ऐसी पहली लेडीज हैं कि रजिया सुल्तान पहली रानी बनी और राजगद्दी बैठी थी। जब सरदारों ने क्या किया, इनको किसी गुप्त षड्यंत्र द्वारा षड्यंत्र करके क्या किया, इनको गद्दी से हटा दिए। 3 वर्ष शासन किए, ठीक है। सैयद सुल्तान ने 3 वर्ष 7 माह तक ही क्या किया, वह शासन कर पाती हैं, लेकिन इनके शासन बहुत सुदृढ़ होते थे। लेकिन उस समय नसरुद्दीन महमूद जो होते हैं, वह इल्तुतमिश के क्या थे, पुत्र होते हैं। अब 1946 से 1965, क्योंकि इनके बीच में जो भी प्रक्रिया होती हैं, ठीक है, यह अब जो ये सरदारों को घोर चल रही थी, तो सरदारों क्या है, इनको रजिया सुल्तान को हटा के नसीरुद्दीन को राजगद्दी पर बैठा दिए हैं। ये इल्तुतमिश के क्या थे, इल्तुतमिश के पुत्र होते हैं, ठीक है। जब नसीरुद्दीन महमूद जब गद्दी बैठते हैं, तो यह क्या होते हैं, 40 सरदारों का दल बनाए, 40 सरदारों का एक दल बनाते हैं।
बनाते हैं और सबको क्या कहते हैं विभाजित कर देते हैं। उसी में गुलाब वंश में गयासुद्दीन बलवन, आदित्य बलवन नाम सुनते होंगे, इनका पूरा नाम है बलवन का, गयासुद्दीन बलवन। ये नसीरुद्दीन ने महमूद को कहता है अपनी सेना जब बैठता है तो ये गुलाम वंश के बलवन बहुत होशियार और बहुत चतुर थे, जिनको ये अपना सहयोगी मानता है। और सहयोगी मानने के साथ साथ ठीक है ये बहुत योग्य थे, बलवन बहुत योग्य होते थे, योग्य था, जिससे वो अपना सहायक बनाता है और शासन प्रशासन चलाने की सारी बातें समझता है इससे। अब जब नसीरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलवन जब आता है तो 1265 से 1287 तक यह बहुत होशियार, यह मंगोल जो मंगोल लोग जब आक्रमण करने आए यह समझ गया उनकी चालों को, इसलिए जंगलों को कहीं कहीं कटवा कर साफ सफाई रखने के बाद वह थाना जगह जगह पुलिस थाना बना दिया, सिपाहियों को अच्छी वेतन देना, खान पान हथियार ठीक है सारी सामग्रियों को उचित करते रहता था, एडवांस में रखता था और उनको वो समझता था मंगोलों का चलवाज, क्योंकि वो मंगोलों पे वो समय आक्रमण कर रहे थे ठीक है। तो इस समय गयासुद्दीन बलवन लास्ट शासन व्यवस्था करता है गुलाम वंश का ठीक है। इसी तरह गुलाम वंश के पूरे क्या कहते हैं यह समाप्ति होता है 1290 तक, क्या कहते हैं ये 3 माह कुछ दिन और चलते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं वह गुलाम वंश पूरे समाप्ति हो जाती है। और मंगोल का भारत में आक्रमण होता है। मंगोल वाले कौन होते हैं? मंगोल लोग वो होते हैं जो चीन की तरफ से आए होते हैं, चीनी आक्रमण ही होते थे मंगोल। आई होप मेरे वीडियो समझ में आया, शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। कम से कम 5000 प्लस सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग। धन्यवाद।